जिम्नोस्पर्म के ऑर्डर कॉनिफेरल्स के तहत पाइनस में हम चर्चा करेंगे गैमेटोफिटिक जनरेशन युग्मकोद्भिद पीढ़ी के तहत जो निम्न बिंदु हैं उन पे हम बात करेंगे। नर युग्मकोद्भिद जिसमें लघु बीजाणु की संरचना, परागण पूर्व नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, उसके बाद में पॉलिनेशन यानी परागण, फिर परागण पश्चात नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। इन सब बिंदुओं पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। आपके सामने जो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ये जो इसका पाइनस का नर युग्मकोद्भिद है उसके परिवर्धन की विभिन्न प्रावस्थाएं आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर की। लघु बीजाणु जो है वो एक अगुणित संरचना है और ये इसकी जो भित्ति है वो 3 स्तरों की बनी होती है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। बाइस्टोल या एक्साइन, एक्सोइंटाइन और इंटाइन। बाइस्टोल, बाह्य अंतःस्टोल और अंतःस्टोल, यानी यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप एक्साइन, इंटाइन और जो बीच में है वो होगी इसकी एक्सोटाइन। बाह्यचोल क्यूटिकल की परत से ढकी होती है और बीजाणु को केवल एक तरफ से ही ढकती है। बीजाणु का जो बाकी भाग है वो एक्सोटाइन से ढका रहता है। और बाह्य अंतःस्टोल में दोनों पार्श्व विभागों में 2 विंग्स बनते हैं, जो विंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 विंग्स बनते हैं। लघु बीजाणु विषम ध्रुवीय और अरीय सिमेट्रिकल होते हैं। प्रत्येक बीजाणु में कॉर्पस और वायुकोष्ठ पाए जाते हैं तथा प्रत्येक बीजाणु में एक छिद्र भी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि पॉलिनेशन से पूर्व क्या क्या परिवर्तन मेल गैमेटोफाइट में होते हैं। परागण पूर्व मेल गैमेटोफाइट के परिवर्तन। सबसे पहले जो इसकी प्रथम कोशिका है यानी जो लघु बीजाणु है, इसमें होता है प्रथम विभाजन। 2 कोशिकाएं यहां पर बनती हैं। पहली है फर्स्ट प्रोथेलाई सेल यानी प्रथम प्रोथेलसी कोशिका और दूसरी बड़ी कोशिका। ये देखिए आप यहाँ पे प्रोथेलस सेल और दूसरी बड़ी कोशिका। बड़ी कोशिका विभाजित होकर एक छोटी द्वितीयक प्रोथेलसी कोशिका और एक बड़ी पुंदानी कोशिका को जन्म देती है। ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट सेल और जो बड़ी कोशिका है वो सेकंड प्रोथेलस सेल्स और पुंदानी कोशिका को यहाँ पर जन्म देती है। पुंदानी कोशिका के विभाजन से दूसरी प्रोथेलस कोशिका के पास एक जनन कोशिका और एक दूर एक बड़ी ट्यूब सेल्स बनती है। इस समय परागकण में 4 कोशिकाएं हो जाती है। आप देखें यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 टोटल 4 कोशिकाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। यानी ये जो पॉलिनेशन से पहले की स्थिति यहाँ पर मैंने बता दी आपको। इस तरह से जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें ये परिवर्तन होते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की, परागकण की। जैसे कि हम लगातार पढ़ते आए हैं कि जिम्नोस्पर्म में भी मतलब जो एंजियोस्पर्म है उनके समान वायु परागण पाया जाता है। और परागण के समय जो 4 कोशिकीय 2 प्रोथेलस कोशिकाएं, एक जर्म ट्यूब और एक नली कोशिका बनती है और इस क्रिया में सहायक होते हैं विंग्स। विंग्स सहायक होते हैं। परागण के समय जो बीजांडकाएं हैं उनके द्वारा एक मीठा रस का स्राव किया जाता है जिसमें सुक्रोज की मात्रा होती है, ग्लूकोज होती है, फ्रक्टोज होती है। और जो रस है रात्रि में जो बीजांड द्वार है उसके सिरे पर जमा हो जाता है, जिसमें परागकण जो जाते हैं यहाँ से वो लिपट कर फंस जाते हैं और इसी रस को वापस बीजांड को द्वारा पुनः चूस लिया जाता है। इसलिए जो परागकण है वो बीजांड के भीतर पहुंच जाते हैं और उसके बाद बीजांड द्वार है जो हो जाता है बंद। इस तरह से होता है इनका पॉलिनेशन। और सबसे बड़ी बात पाइनस में
जो परागण कणों की जो मात्रा है वो बहुत भारी मात्रा में ये बनते हैं और पीले कलर के होते हैं, तो पूरे एनवायरनमेंट में पीले पीली तरह एक तरह से चादर जम जाती है या चादर फैल जाती है, और उसको सल्फर वर्षा नाम, जो वहां के निवासी है उन्होंने सल्फर वर्षा नाम दे रखा है इनको, सल्फर शॉवर्स। और जो वहां के जो निवासी हैं इसका बार बार अनुभव करते हैं कि परागकण आ चुके हैं, पूरा आसमान पीला हो चुका है, और सल्फर वर्षा उन्होंने नाम दिया हुआ है। अब परागण जो है वो क्रिया हो गई, उसके बाद में मेल गैमेटोफाइट में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो आप देखिए। इसके जो विंग्स हैं वो टूट जाते हैं, और जो नली कोशिका है वो बाहर निकलकर पराग नलिका के रूप में वृद्धि करती है। नलिका केंद्रक पराग नलिका में चला जाता है, जबकि जनन कोशिका परागकण में ही रहती है। पराग नलिका बीजांड काय में वृद्धि कर लगभग 1 वर्ष तक ग्रीष्म व शरद ऋतु में प्रसुप्त अवस्था में रहती है। पराग नलिका दूसरे वर्ष अप्रैल में क्रियाशील होती है, तब जनन कोशिका विभाजित होकर वृंत कोशिका और एक काय कोशिका को जन्म देती है। ये दोनों ही पराग नलिका में चली जाती है, और निषेचन से करीब 1 सप्ताह पूर्व काय कोशिका डिवाइड होकर 2 अचल नर युग्मक का निर्माण भी करती है। अब हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। इसमें हम बात करेंगे मादा युग्मकोद्भिद में बीजांड की संरचना की, बीजांड के परिवर्तन की, गुरु बीजाणु मात्र जनन की, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके परिवर्तन की, इसके अलावा स्त्री जो दानी है उसके परिवर्तन की, निषेचन की। तो सबसे पहले देखते हैं बीजांड की संरचना। बीजांड प्रति प्रकार का होता है, एक अद्यावरणीय होता है, इसके 3 भाग होते हैं, बाहरी, मध्य और भीतरी। और जो भाग इन बीजांड काय का जो भाग जो अद्यावरण से अनावृत नहीं होता है उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। बीजांड के परिवर्तन में, बीजांड का जो परिवर्तन है यह यूस्पोरेंजेड प्रकार का होता है, यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर इसका निर्माण करती है। और इसके अलावा परिवर्तन का प्रारंभ बीजांड दर स्वल्क की ऊपरी सतह पर प्रारंभिक कोशिकाओं के एक समूह से होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं गुरु बीजाणु मात्र जनन की। अंडधारी सिरे पर अध स्तर की एक कोशिका आर्च स्पोरेल सेल के रूप में विभेदित होती है। इसके परिणतिक विभाजन से बाह्य प्राथमिक वित्तीय कोशिका और भीतरी स्पोरोजेनस कोशिका बनती है। जो बीजाणु कोशिका है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती है, और इसमें होता है मियोसिस। इसके बाद में 4 बीजाणुओं का एक रेखीय चतुष्क बनाती है। इसमें 3 तो गुरु बीजाणु हैं, जो माइक्रोपाइल एंड पे है वो तो हो जाते हैं नष्ट, और जो निभागीय सिरे पे होते हैं उसमें एक गुरु बीजाणु जो है वो क्रियाशील होता है। अब हम बात करते हैं स्त्री युग्मकोद्भिद के परिवर्तन की। जो स्त्री युग्मकोद्भिद है उसका अंकुरण परागकण के पश्चात प्रारंभ होता है। अंकुरण और स्त्री युग्मकोद्भिद का परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। गुरु बीजाणु की उत्पत्ति और परिपक्व स्त्री युग्मकोद्भिद के विकास के बीच में लगभग 13 माह का अंतराल होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु पहले आकार में वृद्धि करता है, बाद में इसके केंद्रक से मुक्त केंद्र के विभाजनों से लगभग 2500 केंद्रक बनते हैं। केंद्र में एक केंद्रीय रिक्तिका बनने से सभी केंद्रक परिधि की ओर चले जाते हैं। पाइनस की यह प्रमुख विशेषता है कि प्रारंभिक अवस्था में कई अरे रूप से लंबी बहुकेंद्रकीय नलिका जैसी संरचनाएं बनती है, जिन्हें कूपिकाएं कहते हैं। इस प्रकार कूपिकाओं से एक केंद्र की कोशिकाएं बन जाती है। इस प्रकार बने उत्तक को भ्रूणपोष या स्त्री प्रोतोलस कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्त्रीदानी के परिवर्तन की। स्त्री युग्मकोद्भिद के बीजांड द्वारी सिरे पर उपस्थित 3 से 9 कोशिकाएं आर्केगोनियल के रूप में कार्य करती हैं। इस प्रारंभिक कोशिका के परिणत विभाजन से प्राइमरी नेक सेल और नीचे वाली बड़ी केंद्रीय कोशिका बनती है। प्राथमिक ग्रीवा कोशिका में 2 अपरिणतिक विभाजन होते हैं, यहाँ पे 4 कोशिकाएं बनती है, और 4 में होते हैं अनुप्रस्थ विभाजन, तो 8 ग्रीवा कोशिका यहाँ पर बनती है, जो 4-4 सोपान व्यवस्थित होकर 8 कोशिका ग्रीवा का निर्माण करती है। इसकी जो केंद्रीय कोशिका है वो आकार में वृद्धि करती है, कोशिका द्रव्य रिक्तिकामय हो जाता है, और इसी समय
जो जैकेट का निर्माण होता है, केंद्रीय कोशिका में केंद्र विभाजन कर 2 कोशिकाएं बनती है, जिसमें अंडदानाल कोशिका और बड़ी अंड कोशिका कहलाती है। अब हम बात करते हैं निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं हम। पाइनस में जो निषेचन है वो परागकण के लगभग 1 वर्ष बाद होता है। पराग नलिका स्त्रीदानी की ग्रीवा से होती हुई अंड कोशिका तक पहुंचती है। इसका अंतिम सिरा अपघटित हो जाता है, जिससे दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। एक नर युग्मक अंड केंद्रक से संलयन कर जायगोट का निर्माण करता है, दूसरा नर युग्मक नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम भ्रूण के परिवर्धन की। पहले है डेवलपमेंट ऑफ प्रोएम्ब्रियो, यानी पराग भ्रूण का परिवर्धन। युग्मनज के का केंद्रक पहले आधारी सिरे की ओर गमन करता है। यहाँ पर मुक्त केंद्र के विभाजन से 4 केंद्रक बनते हैं। 4 केंद्रक अपने आप एक तल में व्यवस्थित कर लेते हैं। इनके विभाजन से 8 केंद्रक बनते हैं, जो 4-4 के सोपानों में व्यवस्थित रहते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। अब वृत्ति निर्माण से निचले सोपान में 4 कोशिकाएं बनती है। इन दोनों सोपानों के विभाजन से 4-4 कोशिकाओं के 4 सोपान बन जाते हैं। प्रत्येक सोपान का अपना विशेष कार्य होता है। पहला है पोषक सोपान, इसका कार्य पोषण करना होता है। दूसरा है रोजेट सोपान, यह भ्रूण तथा निलंब के मध्य पोषण संरचना का कार्य करता है। तीसरा है निलंबन सोपान, इस कोशिकाएं पर्याप्त लंबी होती है और भ्रूण को भ्रूणपोष में धकेलती है। चौथा है भ्रूणीय सोपान, ये सबसे नीचे का सोपान होता है और ये डिवाइड होकर भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा है इसमें पराग भ्रूण का निर्माण। निलंबक सोपान की कोशिकाएं अत्यधिक लंबी होकर भ्रूणीय सोपान को भ्रूणपोष में धकेलती हैं और भ्रूणीय सोपान की 4 कोशिकाओं में से 4 द्वितीयक निलंबक कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं और प्रत्येक से एक भ्रूण का परिवर्धन होता है। इस प्रकार पाइनस के एक ही जायगोट में एक से अधिक भ्रूण बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया को विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। अब हम बात करते हैं बीज की संरचना की। बीज में निम्न भाग पाए जाते हैं। भ्रूण, एम्ब्रियो, यह मूलांकुर, प्रांकुर तथा बीज पत्रों विभेदित स्पोरोफाइट है जो भ्रूणपोष से घिरा होता है। भ्रूणपोष यह पोषक उत्तक होता है जो भ्रूण को घेरे रहता है। तीसरा है परिभ्रूण कोश, यह भूरे रंग की पतली झिल्ली संरचना होती है जो बीजांड का बचा हुआ भाग है, यह भी पोषण प्रदान करता है। चौथा है सीड कोट या बीज चोल, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है सीड कोट। यह अस्टिल होता है जिसके भीतर की ओर पतला भूरा अंतर बीज चोल होता है, यह भीतरी मांसल स्तर से बनता है। 5वां इसके विंग्स, बीजांड द्वार सल के ऊपरी सतह से बनता है जो झिल्लीदार होता है। पक्ष से बीज वायु द्वारा पर्याप्त दूर तक उड़ जाता है। बीजों का अंकुरण की हम बात करें तो अनुकूल परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण होता है। इसमें बीज पत्र भूमि से बाहर की ओर हरे हो जाते हैं, अर्थात अंकुरण एपिगल प्रकार का होता है। मूलांकुर लंबा होकर प्राथमिक जड़ को जन्म देता है जो मूसलाधार जड़ें होती है। अंकुरण के दौरान सर्वप्रथम नमी का अवशोषण कर बीज फूल कर फट जाता है। मूलांकुर निकलकर भूमि के अंदर तथा प्रांकुर ऊपर प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। प्रांकुर से असीमित वृद्धि वाला शूट बनता है जिस पर सल्फेट रूप से विन्यासित सूच्याकार पर्णें निकलती है और जो सीडलिंग है समयोपरांत प्रौढ़ पादप में विकसित हो जाता है। पाइनस का जीवन चक्र 3 से 5 वर्ष में पूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं पाइनस के आर्थिक महत्व की। पाइनस सबसे उपयोगी प्लांट है। ये पाइनस का लाइफ साइकिल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नजर में। ये इसका स्पोरोफाइट है, सीड कोन, पोलन कोन, ओव्यूल, पोलन कोन, इसके अलावा ओव्यूल्स, मियोसिस, माइक्रोस्पोर, यहाँ पे हुआ पोलिनेशन, ये परागण यहाँ पे बना, फिर आर्गेगोनियम, पोलन ट्यूब, स्पर्म, माइक्रोगैमेटोफाइट, जाइगोट, सीड का निर्माण और सीड और वापस इसका सीड का अंकुरण। यहाँ से यहाँ तक इसकी है स्पोरोफिटिक जनरेशन और ये इसका नीचे वाला गैमेटोफिटिक जनरेशन, ये स्पोरोफिटिक पीढ़ी यहाँ पर पाई जाती है जो कि यहाँ पे डोमिनेंट पीढ़ी होती है। अब हम बात करते हैं इसके आर्थिक महत्व की। पाइनस
आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है। इमारती काष्ठ के रूप में इसका प्रयोग होता है, जिसमें इसकी कुछ जातियां हैं: पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस मर्कुसराई। रेजिन तेल में पाइनस इंसुलेरिस, कागज में पाइनस मर्कुसराई, खाद्य में पाइनस जियार्डियाना से चिलगोजा चीड़ है, इसके बीजों को सूखे में एक तरह खाते हैं। ईंधन के रूप में पाइनस रॉक्सबर्गाई, वेलुस्चियाना। सॉइल कंजर्वेशन में पाइनस के पेड़ डलवा पहाड़े में उगते हैं और इनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी कटाव को रोकती हैं। इसके अलावा पाइनस के काष्ठ से माचिस की तीलियां बनती है और इसके अलावा पाइनस का सबसे बड़ा उपयोग है, इसको बगीचों में शोभाकारी पादपों के रूप में उगाया जाता है। सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।